नमस्कार, सभी का स्वागत है नए अध्याय में। इसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 2 को। टॉपिक है सामाजिक भेदभाव। हमारे समाज में जो भेदभाव होते हैं, उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे हम लोग। नए लोगों को मैं बता दूं, यह JCERT क्लास 6 का बुक है, पॉलिटी। अगर आपने अध्याय 1 नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं, उसके बाद अब इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारत विविधताओं का देश है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि भारत विविधताओं का देश है। किन किन तरह से विविधता हमारे समाज में है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हमने चर्चा किया हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पे सारांश दिए होंगे, उस पर देखते हैं। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे खान पान से विविधता है, रहन सहन, भाषा से अलग है, रीति रिवाज, फिर धर्म तथा उपासना की विधियां अलग अलग हो सकती है। लेकिन हमने क्या बोला था, विविधता में एकता है। हमारे भारत में सब अलग अलग तरह से रहते हैं, पोशाक अलग है, भाषा अलग है, लेकिन सब एक तिरंगा के नीचे है। और यही तो हमारी विविधता है, सही है। लेकिन अगर हम इसके आधार पर लोगों और समुदायों के बीच श्रेष्ठ एवं निम्न होने का अंतर करने लगे, तो यह भेदभाव होगा। लेकिन हम खान पान, रहन सहन, भाषा या फिर रीति रिवाज, धर्म के आधार पर क्या करने लगे, श्रेष्ठ एवं निम्न में अंतर करने लगे। इस तरह से विचार हम लोग के मन में आए खान पान को लेकर के। किसी समाज को आप इस तरह से बोल सकते हैं कि देखिए यह क्या खाता है। कुछ मांसाहार है, कुछ शाकाहार है, कुछ लोग रोटी खाना पसंद करते हैं, कुछ चावल खाना पसंद करते हैं। लेकिन अब इस खाने को लेकर के अगर आप उसको निम्न या फिर श्रेष्ठ बताने का कोशिश करेंगे, तो यह एक भेदभाव है। कहने का साफ मतलब है, कोई गरीब अगर पानी डाल करके भात खाता है, तो आप उसको निम्न नहीं कह सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अमीर है जो अच्छा खाना खा रहा है, तो आप उसको श्रेष्ठ नहीं बोल सकते हैं समुदाय समुदाय में। ठीक है, यही कहने का साफ मतलब है। मतलब सिंपल है कि आप रीति रिवाज से, चाहे कोई भी भाषा बोले, उससे आप किसी को छोटा और बड़ा नहीं कर सकते हैं। कोई अगर भाषा अंग्रेजी बोल रहा है तो आप उसको नहीं बोल सकते कि ये हमारे समाज के श्रेष्ठ लोग हैं, बड़े लोग हैं। या फिर अगर कोई हिंदी बोल रहा है तो आप उसको निम्न कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, यही है। आप अपने आसपास होने वाली इस प्रकार के अंतर का अनुभव किए होंगे। हम अपने आसपास में इस सारे अनुभव करते हैं इस तरह का। खान पान को लेकर के भेदभाव देखते ही हैं। रहन सहन को लेकर के हम लोग एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, चाहे दोस्त से ही शुरुआत हो। धर्म में जो है नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। इसके अलावा और क्या, भाषा को लेकर के भी आप देखते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, जो अंग्रेजी भाषा में जिसका पकड़ है उसको हम श्रेष्ठ कैटेगरी में रख देते हैं, हिंदी को निम्न कैटेगरी में ले आते हैं। क्षेत्रीय भाषा अगर बोल रहा है तो उसको यह हम लोग कह देते हैं कि यह बोलने नहीं जानता है, बेवकूफ है, समझ नहीं है। ये सब चीज हम लोग करते हैं और ये हम लोग अपने समाज में अनुभव करते हैं इस तरह का। कभी कभी इस प्रकार का भेदभाव सामाजिक असंतोष उत्पन्न करता है। लेकिन आप देखेंगे, आप अपने दोस्त को ही बार बार जो है रीति रिवाज को, भाषा को लेकर के, रहन सहन को लेकर अगर मजाक बना रहे हैं चार लोगों में, तो क्या होता है, उसमें असंतोष पैदा होता है। असंतोष का मतलब यहाँ सिंपल सा है कि आपके खिलाफ उसके मन में जो है आक्रोश पैदा होने लगता है। यह धीरे धीरे सामाजिक आक्रोश भी हो जाता है, जो भेदभाव को भी जन्म देता है। ठीक है, इस अध्याय में सामाजिक भेदभाव के कारण एवं इसे मिटाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को जानने का हम लोग कोशिश करेंगे। सरकार की तरफ से क्या कोशिश किया गया इस भेदभाव को मिटाने का, या फिर हम लोग की तरफ से क्या कोशिश किया गया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपिक है सामाजिक भेदभाव एवं पूर्वाग्रह। सामाजिक भेदभाव मतलब यह कि हमारे समाज में जो लोगों का भेदभाव हो रहा है उस पर, और जो इसके प्रति हम लोग के मन में जो है पहले से पूर्वाग्रह बना हुआ, पहले से जो धारणा बना हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि जगह विशेष का भूगोल हमें एवं हमारी आदतों को प्रभावित करता है। क्या बोल रहा है, जगह विशेष का भूगोल। इसका मतलब यह हो गया कि किसी पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग वहां पर अगर मोटा कपड़ा पहनेंगे, क्योंकि ठंडा वहां पर रहेगा, तो
मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग के यहाँ कम ठंडा रहता है, तो हर समय 12 मास जो है वह मोटा कपड़ा नहीं पहनते। कितना अजीब लगेगा अगर मई के महीने में आपके घर के अगल-बगल में कोई स्वेटर पहन के आ जाए, आप उसके ऊपर हँसना प्रारंभ कर देंगे। कितना अजीब लगेगा अगर ठंड के दिनों में, जनवरी के दिनों में आपके समाज में कोई जो है टी-शर्ट पर बुलता आपको मिल जाए। अजीब लगेगा कि नहीं? तो वही, तो जगह विशेष का बात हो रहा है, जगह-जगह पर जो है लोग अलग-अलग कपड़े पहनते हैं। जिस जगह पर आप हैं वहाँ का कपड़ा अलग हो सकता है, कहीं और स्टेट का कपड़ा अलग हो सकता है, इस पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और इसमें इसकी आदतों को भी प्रभावित करता है। ठंडे प्रदेश में रहने वाले जहाँ वह जो है हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस का जो है सो आदी है, वो अगर आपके क्षेत्र में आ जाएगा, यहाँ पर वो टी-शर्ट पे भी बोलेगा उसको कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस रहने के बाद भी। इसका सिंपल सा ये है क्योंकि उसका आदत हो गया इतने ठंडे में रहने का। ठीक है? अच्छा आगे है, जब कभी अपने से भिन्न व्यक्ति हमारी मुलाकात होती है, तो हमें थोड़ा अजीब लगता है। क्या बताया? थोड़े से भिन्न। अगर चाइनीज़ हमारे सामने आ जाएगा तो हम लोग थोड़ा-सा जो है उसके ऊपर हँसने का प्रयास करेंगे या फिर वो हम लोग के ऊपर हँसने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि उसका आँख थोड़ा छोटा खुलता है। तो आप बोलेंगे देखिए इसको दिखता कैसे है? इसका आँख तो दिख नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा अजीब महसूस करने लगते हैं। इसी तरह कुछ लोग वैसे लोगों को चिढ़ाते हैं या मज़ाक उड़ाते हैं जो स्वतः गलत है। अब आप इस तरह से उसका मज़ाक नहीं बना सकते हैं या फिर उसको चिढ़ा नहीं सकते हैं कि तुम्हारा आँख नहीं खुल रहा है। या फिर आप जो है हिमाचल प्रदेश चले गए, अधिकतर लोग वहाँ पर जो है सो गोरे आपको मिलेंगे। अगर आप काले हैं वहाँ पर गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ के लोग आपका मज़ाक बनाएँ। यह बिल्कुल गलत है। यही कहना चाह रहा है। सामान्यतः ऐसे लोगों के बारे में लोग नकारात्मक धारणा बना लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि लोग खुद को अपने ही जैसे लोगों के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। अब यही है कि हम अपने जैसे लोगों के साथ ही सुरक्षित महसूस करते हैं। आप क्लास में देखेंगे, अपने कक्षा में ही देखेंगे क्या होता है, यह टीचर अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन सारे बच्चे मेंटली एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं। कुछ बच्चे गरीब फैमिली से आते हैं, उसका लंच में भी इसका प्रभाव दिखता है। तो आप लंच को देख कर के मज़ाक बना रहे हैं तो यह गलत है। कुछ बच्चे अगर अच्छा मार्क्स नहीं ला रहा है, आप उसके लिए उसको जो है सो प्रताड़ित कर रहे हैं, तो वह भी गलत है। तो हम लेकिन जो तेज-तेज बच्चे हैं, वो अपने जैसे ही लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है? तो यही है। आगे है पूर्वाग्रह एवं भेदभाव व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर पाए जाते हैं। पूर्वाग्रह और भेदभाव जो है व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर पाए जाते हैं। एक बार है शब्द पूर्वाग्रह जैसा मैंने भी चर्चा किया, क्या था? पूर्वाग्रह का अर्थ है पूर्व निर्णय, अर्थात किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना। ठीक है? मतलब यह कि जो पहले से ही चला आ रहा है, उसी में अब आप धारणा बनाते चल रहे हैं, उसी को आप मानते हुए चल रहे हैं, आप उसके तथ्यों का जाँच नहीं कर रहे हैं। जैसे कहने का मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए 2 रोड है, 2 रोड यहाँ से आप चलना चाह रहे हैं, अगर आपके फैमिली या तो किसी ने बताया है कि इस जगह पर जो है, यहाँ पर बाघ का बसेरा है, जो भी लोग जाते हैं उसको खा जाता है वो। इधर से जाइए, ये रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन सुरक्षित है। आपने यहाँ जाकर तो देखा नहीं है। जो लोगों ने बताया वही मन में धारणा बना लिया। और ये बात कब का हो सकता है? हो सकता है 10 ईयर पहले का है। तो क्या शायद शेर वहीं पर होंगे अभी तक? नहीं। इसी तरह की एक और धारणा हम लोग बनाते हैं समाज में, इस तरह का कक्षा में ही देखते होंगे, अगर घर में खाना बनाना है, तो मम्मी क्या बोलती है? बेटी को बोल देती है कि जाओ खाना बनाओ। क्यों? क्योंकि मन में धारणा बना ली हुआ है हम लोग का कि खाना बनाने का काम जो है लड़कियों का ही होगा। क्लास में ही देखेंगे, अगर गाना गाना है तो टीचर किसको उठाएँगे? गीत गाना है तो लड़कियों को खड़े हो जाओ, गीत गाओ। यह काम लड़का भी कर सकता है, लेकिन मन में धारणा बना हुआ है टीचर का। तब पूर्वाग्रह या जो है पहले से का जो आपके मन में राय बना हुआ है, उसी से आप आकलन करते हैं। देखिए सामाजिक भेदभाव के स्वरूप क्या-क्या है? लैंगिक भेदभाव है, यानी लिंग के आधार पर लड़का-लड़की है, क्या जेंडर है, उस पे हम भेदभाव करते हैं। भाषाई भेदभाव कि भाषा कौन-कौन सा बोल रहा है, उस पे भेदभाव हो रहा है। जातिगत भेदभाव है,
धर्म के आधार पर भी हम लोग भेदभाव करते हैं और शारीरिक बनावट के आधार पर भी भेदभाव करते हैं। कद में छोटा है कोई, कोई बड़ा है तो उसपे भी हम लोग भेदभाव करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। आगे यहाँ पर दिए, नीचे दिए गए बॉक्स में गाँवों एवं शहरों में रहने वाले लोगों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। आपको जो सही लगे उसके आगे सही का निशान लगाएं एवं अपने उत्तर का कारण ढूंढिए। इस संबंध में आप दूसरों की भी राय जानने का प्रयास कीजिए। यहाँ जो है नीचे देखिए दिया हुआ गांव और शहर के बारे में धारणा दिया हुआ है, ग्रामीण लोग, शहरी लोग। अब मैं पहले ही बता दूं कि मेरे आंसर में और आपके आंसर में बहुत सारे अंतर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस परिवेश में से आते हैं, जहाँ मेरा गाँव है, वहाँ पर वो सब चीज़ें मिल रही होगी जो आपके गाँव में नहीं मिल रहा होगा, या फिर आपके गाँव में जो मिल रहा होगा, मेरे गाँव में नहीं मिल रहा होगा। तो यह व्यक्तिगत विचार हो सकता है, जहाँ पर हम सही लगा रहे हो सकता है आपके समाज में गलत दर्शा। अब है ग्रामीण लोग पे बात करते हैं। देखिए, गाँव के लोग में पिछड़ापन होता है। इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि गाँव के लोग में पिछड़ापन होता है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो यह नहीं लग रहा है कि हम लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, हम लोगों ने पहले से धारणा बनाया हुआ है कि गाँव के लोग पिछड़ापन होता है। लेकिन यह सही नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पिछड़ापन में नहीं हैं, बहुत सारे हैं। आगे है, शहरों की अपेक्षा ग्रामीण अपने स्वास्थ्य के प्रति उतने जागरूक नहीं होते हैं। चलिए इसको भी मैंने टिक लगाता हूँ। आपका जो है जो भी विचार होगा आपके अनुसार से होगा। इसके अलावा है, ग्रामीण अंधविश्वासी एवं अज्ञानी होता है। इस बात को मैं एग्री नहीं करता हूँ। हो सकता है आपके गाँव में ऐसा हो रहा हो, आप एग्री करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको ले सोच रहे हैं। कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें भी जो है मैं एग्री नहीं करता। हम लोग तरफ तो होता है। ग्रामीण शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। हाँ, इसमें एग्री कर रहे हैं कि ग्रामीण शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि वह खेत में काम करते हैं। हर दिन उसका जो है व्यायाम होता है, कसरत होता रहता है। फसल की बुआई एवं कटाई के इसमें ग्रामीणों को आराम करने का मौका नहीं मिलता है। यह भी मैं एग्री करता हूँ, गाँव में ऐसा होता है। अब शहरी लोग पर बात करते हैं। शहरी जीवन बड़ा आरामदायक होता है। आप इस पे अपना विचार रख सकते हैं। मेरा मानना है कि होता है। शहरों के लोग आलसी होते हैं, इस पे मैं एग्री नहीं करता हूँ कि शहर, ये हम लोग का धारणा बना है कि शहरों के लोग आलसी होते हैं, तो इसमें आप सही कर सकते हैं, मेरा तो नहीं मानना है। शहरी लोगों के लिए पैसे की सब कुछ होता है, शहरी लोगों के लिए पैसा सब कुछ होता है, यह भी गलत होगा। वे भरोसे के योग्य होते हैं शहरी लोग, यह भी गलत होगा, क्योंकि ग्रामीण भी तो भरोसे के योग्य हो सकते हैं। शहरों में रहना बहुत महँगा होता है, इस पे एग्री करता हूँ कि शहरों में रहना थोड़ा महँगा होता है। अब इस कथनों पर गौर करने की बात है। इन कथनों पर गौर करने से पता चलेगा कि कुछ कथन ग्रामीणों को अंधविश्वासी एवं अज्ञानी तथा शहरों को आलसी एवं आराम पसंद बताते हैं। तो क्या ऐसे कथन हमेशा सही होते हैं? तो बिल्कुल हमेशा सही नहीं हो सकता है। ठीक, इसी तरह कुछ लोगों के साथ इस प्रकार के कथन सही हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश के साथ नहीं। अधिकांश के साथ ऐसा नहीं होता है कि अधिकांश लोग, शहरी लोग आलसी हो या फिर आराम पसंद हो, ऐसा नहीं होता है। या फिर ग्रामीण में भी अधिकतर लोग अंधविश्वासी और अज्ञानी हो, ऐसा नहीं होता है। अतः हम प्रायः किसी व्यक्ति या समुदाय के बारे में नकारात्मक राय बना लेते हैं। हम लोगों ने ऐसा पहले से विचार बना लिया है कि शहरों के लोग जो है आराम पसंद होते हैं, आलसी होते हैं, जो हमेशा सही नहीं होता है। इसे ही तो पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह हम क्या बताएं कि बिना कुछ जाने समझे हम लोगों ने पहले से राय बना लिया है, उसी को पूर्वाग्रह बोलेंगे। आगे है, लोगों को आलसी, कंजूस या चालाक मानना भी पूर्वाग्रह है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे माना। भरोसे के योग्य होते हैं, ठीक है। ये सब चीज, शहरों में लोग महंगा रहना पसंद करते हैं, तो ये सब चीज जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित है। आगे है, हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ की भाषा, खान-पान आदि को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। सही है। हम लोग जो अभी खाना खा रहे हैं, हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ का खाना खाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का खाना सबसे सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे जगह का खाना अच्छा नहीं है। अगर हम बात करें, आप देखेंगे नागालैंड में एक पहले से जो धारणा बना हुआ है कि वहाँ के लोग कुत्ते को मार कर खाते हैं। हम तुरंत अभी हम लोग के मन में हीन भावना उत्पन्न होगा कि कुत्ता खा जाता है, ठीक है। अरे भाई, वहाँ का इस तरह का परिवेश है, खान-पान है।
आप उससे अपना तुलना करके आप अपने आप को श्रेष्ठ समझना सही नहीं रहेगा। जिस कारण अपने से भिन्न परिवेश में रहने वाले लोगों की भाषा, खान-पान आदि का सम्मान नहीं कर पाते और इसे यही कारण है कि हम लोग जो है दूसरे के खान-पान हो गया, वेशभूषा हो गया, उसका सम्मान नहीं कर पाते। हम लोग उसको निम्न समझने लगते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, अपनी सभ्यता को, अपने रहन-सहन को, अपने खान-पान को, अपनी भाषा को हम लोग सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं और आपसे जो सेम नहीं खाता है, मेल नहीं खाता है, उसको हम नीचा समझने लगते हैं। ये ऐसा क्यों? क्योंकि यही पूर्वाग्रह का एक कारण हो सकता है। जैसे अगर आप अंग्रेजी भाषा को श्रेष्ठ समझ लिए, तो अन्य भाषा के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाएँगे। अगर आप अंग्रेजी बोलने वालों को समझेंगे कि सबसे तेज़ है, अंग्रेजी जानता है, तो आपके मन में तो पूर्वाग्रह पहले से बन गया है। अब दूसरी भाषा के साथ आप सम्मानपूर्वक सही से फैसला नहीं ले पाएँगे क्योंकि आपने पहले ही अंग्रेजी को सर्वश्रेष्ठ समझा है। दूसरे भाषा में सही जवाब देने के बाद भी जो है आप कुछ परसेंट जो है सो अंग्रेजी भाषा वाले को जो है प्राथमिकता देंगे। ऐसी ही राय धर्म हो गया, क्षेत्र, रंग रूप के संबंध में भी होता है। कभी-कभी पूर्वाग्रह इतना दृढ़ होता है, कभी-कभी जो है हम लोग का पूर्वाग्रही धारणा पहले से जो हम लोग इसके बारे में जो मन में विचार बना लिए हैं, वो इतना दृढ़ होता है, इतना मजबूत होता है, हम लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना भी प्रारंभ कर देते हैं। जिसके कारण हम लोग लोगों के साथ बुरा बर्ताव भी करना प्रारंभ कर देते हैं। एवं उन्हें अधिकारों से वंचित करने का प्रयास करने लगते हैं। इस प्रकार का बर्ताव भेदभाव कहलाता है। हर देश में आप सुने होंगे कि अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है। यहाँ पर यह होता है कि अल्पसंख्यक के जो रहन-सहन है, उसको हम लोग कमतर मापने लगते हैं और उसके साथ भेदभाव करना चालू करते हैं, उसे अधिकारों से वंचित रखना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। कुछ गाँवों में कुछ लोगों को सार्वजनिक कुएँ से पानी भरने की मनाही होती है। अभी भी हमारे देश में जो है बहुत सारे ये छुआ-छूत का जो है विचार चलता है, अभी भी मन में है कि एससी-एसटी के लोगों को जो है जनरल लोग के जो कुआँ है, उस पे पानी भरने नहीं दिया जाता है कि तुम अछूत हो, तुमको हम अपने कुएँ में पानी नहीं भरने देंगे। तो ये भेदभाव होता है। यह भेदभाव का ही उदाहरण है, इस प्रकार कुछ और उदाहरण आप खोजिए। इस तरह के आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। आगे है रूढ़िवादी धारणा। रूढ़िवादी धारणा क्या होगा? पूर्वाग्रह से ही मेल-जोल खाता है यह भी। जब हम किसी व्यक्ति या समुदाय की एक निश्चित छवि या धारणा बना लेते हैं, अच्छा डेफिनेशन है, जब हम किसी व्यक्ति की बात हो रहा है या फिर समुदाय का एक निश्चित छवि या धारणा बना लेते हैं, तो इसे ही रूढ़िवादी धारणा कहा जाता है। हम किसी एक व्यक्ति या पूरे समुदाय का हम अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि यह निम्न है यानी नीच है या फिर या जो है मांसाहार है या फिर अलग-अलग तरह से आप जो है एक धारणा बना लिए हैं, तो उसे ही रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कमज़ोर, मजबूत, अपराधी या धोखेबाज भी कहते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए किसी देश का बात करें पाकिस्तान। जैसे ही पाकिस्तान का नाम आप सुनेंगे, आपके मन में जो है डायरेक्ट आतंकवादी का विचार आएगा। डायरेक्ट आता है। अगर और देश का अगर बात करें, भूटान का बात अगर करें, तो तुरंत मन में आएगा कि एक सभ्य कंट्री, आराम पसंद या हिंसा को त्यागने वाला कंट्री है। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने पहले से इस बात का धारणा बनाया हुआ है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान के सारे लोग आतंकवादी कार्यों में संलिप्त होंगे। उसी तरह किसी धर्म के बारे में हम लोग धारणा बना लेते हैं। उसी तरह लिंग के बारे में, लड़का-लड़की को लेकर के हम लोग धारणा बनाते हैं। हम लोग यह बना लेते हैं कि लड़का है तो मजबूत है, लड़की है तो कमज़ोर है। ऐसा बना लेते हैं हम लोग धारणा। अपराधी, धोखेबाज ये सब चीज़ का धारणा हम लोग अपने मन में बनाते हैं। ये रूढ़िवादी धारणा का ही उदाहरण है। आगे हम लोग चर्चा इस पे करेंगे। देखिए, हर मनुष्य चाहे उसका धर्म, उसकी भाषा, उसका क्षेत्र, किस क्षेत्र से आते हैं, क्या लिंग है उसका आदि कुछ भी हो, उसके पास कुछ विशिष्ट गुण होता है। सिंपल सा है, जितना भी मनुष्य है, सब इंसान है। सभी इंसान चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उसके पास अपना एक विशिष्ट गुण होता है। जिस तरह हम लोग का फिंगरप्रिंट अलग होता है, उस तरह सबका अपना-अपना जो है एक विशिष्ट गुण होता है। भाषा भी, बोलने का तरीका अलग हो, जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका भी, लिंग, सभी का अपना एक विशिष्ट गुण होता है। आगे है रूढ़िवादी धारणा हमें इन गुणों को देखने से रोकता है। लेकिन अगर आपने मन में पहले से विचार बना लिया है कि इस धर्म के लोग जो है सो गलत होते हैं, इस क्षेत्र के लोग गलत होते हैं,
चाहे इस लिंग के लोग जो है सो गलत होते हैं, तो आप उसके जो विशिष्ट गुण है उसको आप देख ही नहीं पाएंगे। हर बार आपको जो है आपके जो मन में धारणा बना हुआ है वह आपको उसके विशिष्ट गुण को देखने से रोकेगा। अब उदाहरण के लिए ऐसा कहना कि किसी खास जाति के लोग अपराधी होते हैं, गलत और रूढ़िवादी धारणा है। किसी आप खास जाति को यह भी नहीं बोल सकते कि रूढ़ि मतलब ये गलत, क्या बोल सकते हैं, अपराधी होता है। हो जनजाति को हम लोग अभी पढ़ते हैं कि फाइटर जनजाति था। खरवार जनजाति जो है झारखंड का फाइटर जनजाति था। उसने अंग्रेजों के खिलाफ खूब तरह से जो है लड़ाई लड़ा। ठीक। तो जरूरी नहीं कि हो जनजाति, खरवार जनजाति में हर कोई जो है सो फाइटर ही होगा। हम लोगों ने धारणा बनाया। ठीक है, आगे अब आगे, क्योंकि अपराधी तो हर जाति में हो सकता है, अपराधी तो हर जाति में होता है, किसी एक जाति को ब्लेम करना गलत होगा। पूर्वाग्रह की तरह रूढ़िवादी धारणा भी समाज के विभिन्न लोगों के बीच होने वाले भेदभाव के कारण हो सकते हैं। देखो, पूर्वाग्रह मैंने बताया पहले से ही हम लोग ने धारणा बनाया, रूढ़िवादी धारणा भी वही है। न पूर्वाग्रह क्या था कि बिना जांच परख के ही हमने पहले से जो हम लोग को जानकारी पता है उसी से आपने एक मन में विचार बना लिया। रूढ़िवादी धारणा भी वही है कि पहले से जो चला आ रहा है उसी को हम मान रहे हैं। तो पूर्वाग्रह की तरह रूढ़िवादी धारणा भी समाज के विभिन्न लोगों के बीच होने वाले भेदभाव के कारण हो सकते हैं। अभी यहाँ अपने ऊपर हमने क्या देखा, रूढ़िवादी धारणा के कारण कितने भेदभाव अपने समाज में देखने को मिलता है। तो यहाँ पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणा के कारण दोनों से जो है भेदभाव देखने को मिलता है। यह भेदभाव स्त्री पुरुष के बीच या विभिन्न लोगों के बीच हो सकता है। स्त्री पुरुष के बीच होगा, या फिर पुरुष पुरुष, या फिर स्त्री स्त्री, धर्म को लेकर के, लिंग को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के होता है। भेदभाव का एक और कारण लोगों का जीवन स्तर है। भेदभाव का जो कारण एक जीवन स्तर यह शब्द आ रहा है, इसका मतलब यह है कि गरीबी और अमीरी के कारण भी भेदभाव होता है। कुछ लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे खाना खा रहे हैं, कुछ लोग खराब कपड़े पहन रहे हैं, खराब खाना खा रहा है, तो इसमें भी भेदभाव होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं, अपने गांव तरफ भी देखते होंगे, लोगों को टारगेट करने के लिए हम लोग बोलते हैं देखो कैसा खाना खा रहा है, ये कैसे यह जीवित रहता होगा, इसका जीवन कितना बेकार है। ये सब इस शब्दों का आपने अपने लाइफ में सुना ही होगा। तो भेदभाव का जो है ये भी एक कारण है। इसके अलावा समाज में लोग अमीर और गरीब हो सकते हैं। किसी के गरीब होने के कारण उसके साथ स्कूलों, दफ्तरों या अन्य जगहों पर इस तरह के बर्ताव हो सकते हैं जिससे वह असहज महसूस कर सकता है। अब है एक समाज का अगर हम बात करें तो एक समाज बनता कैसे है? सभी लोगों से, गरीब अमीर से बनता है एक समाज। समाज में गरीब और अमीर रहते ही हैं, लेकिन अब यह बात कहना कि यह गरीब है तो समाज में रहने लायक नहीं है, उसके साथ भेदभाव होना, या फिर कोई अमीर है और उसको अधिक सम्मान मिलना, यह क्या है? एक भेदभाव का ही रूप है। आगे है लड़का एवं लड़की के बीच अंतर। हम अपने समाज में देखते होंगे लड़का और लड़की के बीच बहुत सारे अंतर आपको देखने को मिलेंगे। हम इस पे कुछ भी शब्द बोलने से अच्छा इसको पढ़ करके हम समझाना बेहतर समझ रहे हैं। आपके भी मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे होंगे, चलिए समझते हैं। हमारे समाज ने लड़के एवं लड़कियों के बीच स्पष्ट सामाजिक अंतर बना रखा है। हाँ, हमारे सामाजिक अंतर, देखिए यह अंतर जो है वह सामाजिक है, समाज के द्वारा जो अंतर बनाया गया है लड़के और लड़कियों में। आगे है, आज भी उसके साथ कई तरह के भेदभाव किया जाता है। आज भी जो है लड़कियों के साथ अथवा लड़कों के साथ कई तरह के भेदभाव होते हैं, लेकिन हाँ, लड़कों के साथ जो भेदभाव होते हैं वो आज भी भेदभाव नहीं होता। लड़कियों के लेकिन हाँ, लड़कों के साथ कम भेदभाव देखने को मिलते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ अधिक भेदभाव देखने को मिलते हैं। रोक टोक ज्यादा है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। क्या क्या है देखिए, लड़का एवं लड़की के गुणों एवं व्यवहारों के संबंध में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आप इन कथनों को ध्यान से पढ़ते हुए दिए गए कॉलम को भरिए तथा अपने उत्तर के कारणों की चर्चा भी कीजिए। ठीक है, करते हैं। देखिए सबसे पहले ये, वे मजबूत एवं कठोर होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इस कथन पे आपको जवाब देना है। वे मजबूत और कठोर होते हैं, किसके लिए बोला गया होगा? तो जवाब होगा आपके भी मन में, मेरे मन के जैसा ही, लड़का, बॉयज होगा। क्या जवाब होगा?
लड़का होगा। अगर आप लड़का जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब यह कहना हो गया कि आप यह मान रहे हैं कि लड़की कमजोर होती है। यही तो एक भेदभाव है, यही तो एक भेदभाव है। जरूरी नहीं है, कुछ लड़के अगर मजबूत और कठोर हैं तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कमजोर भी है, मजबूत नहीं है। बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं जो बहुत मजबूत है और कठोर है। तो यही भेदभाव है, इसे हम लोग अपने पहले से माइंड में जो हमारी समाज ने डाल दिया है। आगे है, वे कोमल होते हैं। किसके लिए बोला गया होगा? वे कोमल होते हैं लड़की के लिए। किसके लिए बोला गया है? लड़की के लिए। यह जवाब कहां से मिल रहा है? यह जवाब हम लोग जो पहले से रूढ़िवादी बना के रखे अपने माइंड में, उससे यह जवाब हम लोग को मिल रहा है। रोना इन्हें शोभा नहीं देता। किसके लिए ये होगा शब्द? लड़कों के लिए शब्द होगा। स्कूल में भी देखते होंगे, अगर लड़का रो रहा है तो जवाब आता है टीचर का कि लड़की जैसा क्यों रो रहे हो। घर में भी, हमारे समाज में भी ऐसा बोला जाता है, क्यों रो रहे हो लड़की जैसा। तो इसका मतलब यह दिखा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, अगला है, इन्हें घर के काम में अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। यह किसके लिए होगा? यह जवाब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, कमेंट में कर सकते हैं। अगला है, गुड़िया इनके खेलने के लिए बना है। किसके लिए? हम लोग देखते हैं तो यह लड़की के खेलने के लिए बना हुआ है, जबकि लड़का भी इसे खेल सकता है। ठीक, बच्चा जो है वह भी खेल सकता है गुड़िया से, लेकिन हम लोगों ने यह धारणा बना दिया है। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? सबका जवाब अलग हो सकता है। लड़की। लंबा बाल रखना इन्हें अच्छा नहीं लगता। यह किसके लिए होगा? यह लड़का के लिए होगा। ठीक है। अगला, वे शरारती होते हैं। कौन शरारती होते हैं? तो ये लड़का पर फिर बैठ रहा है। वे खाना पकाना अच्छी तरह से जानते हैं। किसके लिए है? लड़की के लिए बोला गया होगा। समाज में जो बोला जाता है उसके अनुसार से इसको देखना है। वे नृत्य करना पसंद करते हैं। किसके लिए होगा? लड़की के लिए। तो जो ऊपर में जितने भी टिक किए हुए आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, इसमें जो लड़की के लिए समाज ने बनाया है और जो लड़का के लिए समाज ने बनाया है, उस अनुसार से आप इसको फिल कर सकते हैं। अगला देखिए, कथन, उनके लिए रोना अच्छी बात नहीं, पर गौर कीजिए इस कथन से आप क्या समझ सकते हैं? अपनी जिज्ञासा के लिए समाज के विभिन्न लोगों से पूछिए। अधिकांश लोगों का मत है कि यह कथन लड़कों की ओर इंगित करता है। किसके लिए? लड़कों के लिए। क्यों? हमने बताया कि लड़की जैसा मत रो, मतलब किसको बोला जा रहा है? लड़कों के लिए। तो लड़कियों के लिए इंगित कर रहा है। आगे, लड़का एवं लड़की दोनों को रोने का मन कर सकता है। लड़का और लड़की दोनों रोते हैं, लेकिन सिर्फ लड़कों को ही क्यों बोलना कि लड़की जैसा मत रो? यह हमारे समाज ने बनाया हुआ है ऐसा कथन। चलिए आगे है, जब वे दुख या भय का अनुभव करें तब लड़का और लड़की दोनों रोते ही हैं। हम यह अनुभव करते हैं कि घर में जब कोई लड़का गिर कर रोने लगता है तब उसके माँ पापा या अन्य लोग उन्हें कहते हैं, अरे चुप हो जा, लड़के नहीं रोते। यानी लड़के रोते नहीं है, ऐसा बोला जाता है, उसके मम्मी पापा बोलते हैं। ठीक है। धीरे धीरे जब वह लड़का जब बड़ा होता है तो वह सीख चुका होता है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, रोना कमजोरी की निशानी है। जब लड़का बड़ा होता है, इस हमारे समाज ने उसके मन में यह डाला कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए। लड़का जब बड़ा होता है तो वह सीख जाता है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, यह कमजोरों की निशानी है। लेकिन रोना, खुशी में भी तो आंसू निकलते हैं, दुख में तो निकलते हैं, खुशी में भी आंसू निकलते हैं। लड़का हो लड़की हो, यह देख करके जो आंसू नहीं निकलता है। तो ये समाज ने हम लोगों ने बनाया हुआ है। आगे है, पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादी धारणा के लिए हम लड़कों एवं लड़कियों से अलग अलग व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। अब जो पूर्वाग्रह है या तो रूढ़िवादी धारणा हम लोगों ने बनाया है, इसमें हम क्या अपेक्षा करते हैं, क्या चाहते हैं कि समाज जो है लड़का और लड़कियों से अलग अलग व्यवहार की अपेक्षा करे, उम्मीद करते हैं हम लोग कि लड़का और लड़की अलग अलग व्यवहार करें, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। जैसे उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये सब हम लोग बनाते हैं समाज। लड़का को ये कपड़ा पहनना चाहिए, लड़की को ये कपड़ा पहनना चाहिए, ये सब चीज। कैसे बातचीत करनी चाहिए,
अधीन मान्यताओं को हम बिना सोचे मान लेते हैं, जो उसके साथ भेदभाव का कारण हो सकता है। और इससे भी भेदभाव होता है। कोई लड़की अगर लड़का जैसा कपड़ा पहने, जो समाज ने बनाया है इस तरह का, तो लड़की के साथ भेदभाव भी होने लगता है कि देखो किस तरह से दिखाना चाहती है। ठीक है, तो यह समाज के द्वारा बनाया गया है। अगर हम किसी को उस काम को करने से रोकते हैं जिसे वह कर सकता है, तो उस पर उसका बुरा असर पड़ता है। अगर कोई लड़की क्रिकेट खेल सकता है, चलिए हम उसको रोक रहे हैं कि यह खेल लड़कों के लिए है, मत खेलो, तो लड़की के माइंड पर भी जो है सो यह बुरा प्रभाव पड़ता है। कोई लड़का अगर खाना बनाना चाह रहा है, खाना बना रहा है अच्छा खासा, अगर आप उसको टोकेंगे कि तुम्हारे हाथ में वो स्वाद नहीं है जो मम्मी के हाथ में है, यानी लड़कियों के हाथ में होना चाहिए, होता है, तो उसके मन में भी जो है सो ऐसा शंका उत्पन्न होगा। एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमजोर आंकने के कारण सैन्य सेवा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं है। बहुत अच्छा उदाहरण है कि क्या करते हैं हम लोग, महिलाओं को पुरुषों की तुलना हम लोग कमतर आंक लेते हैं कि कमजोर होते हैं, इसीलिए आर्मी में जैसे महत्वपूर्ण सेवाओं में पर्याप्त अवसर उसको प्राप्त नहीं होता है। अभी कुछ साल पहले ही जो है जो महिला ड्राइवर जो ट्रेन का चलाना शुरुआत की है। इसके पहले महिला ड्राइवर नहीं थी। क्यों? क्या महिला ड्राइवर ड्राइव नहीं कर सकती थी ट्रेन? कर सकती थी। लेकिन हमारे समाज ने उसको यह डाल दिया उसके माइंड में कि तुम कर ही नहीं सकती हो। ठीक है? तो ये सब चीज़ है। अब एक भेदभाव होता है जातीय भेदभाव। जात को लेकर के भेदभाव क्या है देखते हैं। आप अपने आस-पास के लोगों को अनेक कार्य करते देखते होंगे। उदाहरण के लिए यहाँ कृषि कार्य हो गया, मछली पकड़ना, पढ़ाना, लकड़ी के से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाना, कपड़ा सिलना आदि। ये सभी कार्य लोगों की आजीविका के साधन है। ठीक है? समाज के लोग इन कार्यों को समान महत्व का नहीं समझते हैं। समाज के लोग जो है ये सभी कार्य जो देख रहे हैं सभी को एक समान नहीं मानते हैं। किस तरह से एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई कृषि का कार्य कर रहा है उसको हम लोग कमजोर मानते हैं कि गरीब है, पेट पालने के लिए ऐसा कर रहा है। उसी तरह पढ़ाना का कार्य अगर कोई कर रहा है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, इन सभी से ऊपर ले जाते हैं। जबकि सभी आजीविका का ही साधन है। सभी, हर किसी के पास अपना एक हुनर है तभी तो वो काम कर रहे हैं। क्या आप लकड़ी छील करके कोई वस्तु बना सकते हैं? नहीं। क्या आप कपड़ा सिल सकते हैं? नहीं। आपके अंदर हुनर है तभी आप कर सकते हैं। देखिए आगे, कुछ कार्य जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, कचरा उठाना आदि को कम महत्व का तथा इसे करने वाले को निम्न दर्जे का समझा जाता है। कपड़े धोना हो गया, कचरा उठाना, इन सबको हम लोग क्या मानते हैं कि ये जो बहुत गरीब लोग हैं, कुछ को जिसको कुछ नहीं आता वो ये काम करते हैं। इसको समाज के हम लोग निचले स्तर के लोग मानते हैं। तो ये क्या है? यह जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू, यहीं से जाति व्यवस्था की भी शुरुआत होती है। ठीक? जिसमें आज बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। अब थोड़ा जाति व्यवस्था को लेकर के जो है बदलाव आया है, अब समाज थोड़ा जागरूक हो रहा है, यह बताया गया है। लेकिन देखिए, प्राचीन काल में जाति व्यवस्था अत्यंत दृढ़ थी पहले। जन्म के अनुसार जाति का निर्धारण होता था। अगर आपने जिस जाति में जन्म आपका हुआ है, आपका आपके अंदर वही जाति का जो है टैग लग जाएगा आपके ऊपर। यह जन्म के आधार पर हो रहा है। लोग अपनी जाति के व्यवसाय को अपनाने के लिए बाध्य थे। अगर यहाँ लकड़हारा कोई है, लकड़ी का अगर है कोई छीलने वाला, तो उसका बच्चा भी वही काम करने लगता था। कपड़ा सिलने का कोई उसके माता-पिता काम कर रहे हैं, तो उसका बच्चा भी वही कर रहा है। कोई कुम्हार अगर अच्छा-सा दिया वगैरह बना रहा है, तो उसके बच्चे भी वही काम कर रहे हैं। ऐसा पहले होता था। निम्न समझे जाने वाले कार्य करने वालों को सामाजिक स्थिति और भी बदतर थी। निम्न कार्य जो करते थे उसको हम लोग समाज में भी नीचे रखते थे। ऐसे लोगों को अछूत कहा जाता था। अछूत मतलब अगर ये किसी को छू देगा तो मतलब वो भी अछूत हो जाए, ये सब। जबकि सभी इंसान हैं। अछूतों को उसके सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। उदाहरण के लिए स्कूलों में अन्य जाति के बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकते थे। जो अछूत जिसका टैग मिला था उसके साथ जो है बड़े समाज के बच्चे नहीं पढ़ सकते थे। मंदिरों में उसका प्रवेश भी वर्जित था। सार्वजनिक कुओं से पानी लेना उसके लिए संभव नहीं था। वर्तमान समय में भी हमारे समाज में विभिन्न जातियाँ रहती है। कोई व्यक्ति चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, विभिन्न व्यवसाय की आजीविका के रूप में अपना
रूप में अपना सकता है। सोचिए, बोला जा रहा है कि पहले के लोग जो है क्या करते थे, कमजोर काम जो करते थे, निचले दर्जे का काम, उसको हम लोग अछूत बोल देते हैं। लेकिन यह सब हुनर पर डिपेंड करता है। अब वर्तमान समय में क्या हुआ है, वर्तमान समय में देखिए, वर्तमान समय में भी हमारे समाज में भिन्न जातियां रहती है। अभी बहुत सारे हमारे समाज में भिन्न जातियां रहती है। लेकिन एक इलेक्ट्रीशियन का बात करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का क्या जात होगा? सभी जाति लोग काम कर सकते हैं। चलिए एक हम बात करते हैं कुम्हार का। तो कुम्हार के अंदर मिट्टी को से अच्छे दिया घड़ा बनाने का हुनर होता है। तो क्या यह हुनर कोई और जाति के लोग नहीं सीख सकते हैं? तो सीख सकते हैं। क्यों नहीं सीख सकता है? तो वही बोला गया है, अब लोग जाति से उठ करके क्या कर रहा है, अलग अलग आजीविका अपना रहे हैं। ठीक, देखिए कोई व्यक्ति चाहे उसकी कुछ भी जाति हो, विभिन्न व्यवसाय की आजीविका के रूप में अपना सकता है और अभी भी कर रहे हैं। अब जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के स्तर बहुत कमी आई है, जो हमारे समाज की एकता के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार के भेदभाव को रोका जा सकता है जब जब हर कार्य को एक समान महत्व का समझा जाए, जब सभी काम को एक समान महत्व का समझा जाए कि कपड़े सिलने का काम कर रहे हो, चलो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आजीविका है, तुम्हारा चल रहा है। कोई पढ़ा रहे हो, चलो बहुत अच्छा है, वह भी आजीविका है। इसी तरह अगर सभी कार्यों को उसके हुनर के मुताबिक समान नजर से देखा जाए तो क्या होगा, समाज में भेदभाव जो हो रहे हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसी तरह पिछले पृष्ठ के चित्रों पर ध्यान से देखिए, अभी जाएंगे चित्र को देखने के लिए। इन चित्रों में कुछ ऐसे लोगों का उदाहरण है जिनकी शारीरिक बनावट उससे भिन्न है। इन्हें विशेष आवश्यकता वाले या दिव्यांग कहा जाता है। वैसे लोग, देखिए एक डिफिनेशन मिल रहा है, जिसकी शारीरिक बनावट हमसे भिन्न है, इन्हें विशेष आवश्यकता वाले या दिव्यांग कहा जाता है। जिसका शारीरिक बनावट हम लोगों से मतलब हम लोगों के समूह से थोड़ा भिन्न है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिव्यांग बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ये दया के पात्र नहीं है। अब क्या होता है कि दिव्यांग है तो इसका मतलब क्या, वो समाज में दया के भाव से देखा जाए उसको, तो नहीं, दया के पात्र नहीं है। इन्हें भी समाज में वह अधिकार चाहिए जिसके वे हकदार हैं। हम इसके प्रति सामान्य लोगों की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। अब होता है कि कोई दिव्यांग है तो उसको हम लोग निचले स्तर से भी देखने लगते हैं, उसके ऊपर दया करने लगते हैं। लेकिन जो दिव्यांग है वह सिर्फ चाह रहा है कि हमको भी वह सम्मान मिले जो समाज में सबको मिलना चाहिए था। अगर हम सही रहते पूरी तरह से तो हमको जो सम्मान मिलना चाहिए अभी हमको मिलना चाहिए। अभी एक एग्जाम्पल दिया है ईरा सिंघल का। कौन है देखिए, ईरा सिंघल वर्ष 2014 में यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस की अधिकारी हैं। हीरा सिंघल जो है सो विकलांग है, लेकिन भारत के सबसे कठिन एग्जामों में से एक आईएएस का एग्जाम उसने सफलता पाई। इन्होंने इन सफलता को चौथे प्रयास में प्राप्त किया। ये स्कोल स्कोलियोसिस नामक बीमारी से पीड़ित है। यह हीरा सिंघल जो है, इसके कारण इनकी रीढ़ की हड्डी प्रभावित है, रीढ़ की हड्डी जो है प्रभावित है तथा बाजुओं की गति सही नहीं है, ये बाजू सही से हिला भी नहीं पाती है, इसलिए विकलांग है, क्योंकि बीमारी थी इसको। इस मुकाम को हासिल करने वाली वह पहली दिव्यांग है, और ये पहली दिव्यांग है हीरा सिंघल जिसने 2014 में आईएएस बनी, यूपीएससी की परीक्षा पास करके। सन 2010 में भारतीय राजस्व सेवा की परीक्षा में सफल होने के बाद शारीरिक अक्षमता के कारण इन्हें अधिकारियों ने पद देने से मना कर दिया था। देखिए यहाँ पर 2010 में ही हीरा सिंघल ने क्या की थी, परीक्षा पास की थी आईएएस की, लेकिन अधिकारियों ने बताया, कहा कि तुम जो है विकलांग हो, दिव्यांग हो, तुम कार्य नहीं कर सकते, तुम इस पद के लिए फिट नहीं हो। ऐसा कह करके उसको क्या कर दिया गया, पद से मना कर दिया गया, नहीं पद दिया गया। उन्होंने हार नहीं मानी और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष अपना मामला रखा। इसके परिणाम स्वरूप 4 साल बाद हीरा के पक्ष में निर्णय लिया गया कि वे निजी कंपनियों में उच्च पद पर को सुशोभित कर चुके हैं। अब देखिए इसने क्या किया, 2010 में परीक्षा दी थी, सफल हुई, आईएएस बनी, लेकिन फिर क्या हुआ, अधिकारियों ने बोला कि तुम विकलांग हो, दिव्यांग हो, तुमको पद नहीं मिल सकता है, तुम अधिकारी नहीं बन सकती। इसके लिए इसने क्या किया, भारत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में जाकर के इसने क्या किया, न्याय की गुहार लगाई और 2014 में इसके पक्ष में फैसला आया और फिर ये आईएएस बन गई। ठीक है, अगला है समानता के लिए आंदोलन, इस पे चर्चा करते हैं।
आजादी के अन्य देशों की तरह ना दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी लोग समानता के लिए संघर्ष करते रहते हैं। समानता के लिए हमारे संविधान में लिखा है, लेकिन फिर भी समाज में जो है समानता की नज़र से सभी को नहीं देखा जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, समानता के लिए संघर्ष करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में लोग ब्रिटिश शासन से मुक्ति एवं समाज में व्यापक असमानता को खत्म करने के लिए आंदोलनरत थे। जब ब्रिटिश शासन चला गया, उसके बाद भी हमारे समाज में छुआ-छूत हो गया, उच्च जाति, नीच जाति को लेकर के भेदभाव थे। उसको हटाने के लिए भी जो है सो क्या किया गया? लोगों ने आंदोलन किए, जिसमें भीमराव अम्बेडकर जी भी थे हमारे। दलितों, औरतों, जनजातीय समाज और किसानों ने अपने जीवन के उन सभी क्षेत्रों में गैर-बराबरी का जमकर विरोध किया, जो उन्हें नीचा दिखाने के लिए किए जाते थे। कौन-कौन थे? किसान थे, जनजातीय समाज थे, दलित थे, औरत जो थे, वो लोग सभी लोगों ने इसका विरोध किया कि हमको भी समान हक मिलना चाहिए। हम नीचे जाति के लोग, माने नीचे नहीं, मतलब हमको नीची नज़र से ना देखा जाए, ठीक है? हमको कमज़ोर नहीं समझा जाए। इसमें से किनका हाथ था? एक स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फुले, राजा राम मोहन राय, इन सभी ने भी अच्छा प्रयास किया था। मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर काफ़ी संघर्ष किया। पहले मंदिरों में दलित को जाने का जो है क्या था? नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन जब विरोध हुआ, सरकार भी इन सभी के पक्ष में आई और फिर जाने का अधिकार मिला। महिलाओं ने अपने लिए पुरुषों के समान शिक्षा के अधिकार की मांग की। किसानों और जनजातियों ने जमींदारों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किए। ये जमींदार उनका कई तरह से शोषण करते रहते थे। ये पहले की बातें हो रही है। उनके लिए इस संघर्ष को हमारे विभिन्न समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, ज्योतिराव फुले जैसे विचारकों ने काफी बल दिया। राजा राम मोहन राय जो है महिलाओं के लिए कार्य किया था। इसी तरह जो है पंडिता रमाबाई जो है महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता था, इसने पढ़ना शुरू किया। ज्योतिराव फुले ने जो दलितों के लिए कार्य किया था। भारत 1947 में आजाद हुआ तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। जब आजाद हुआ उसके बाद हमारे जो नेता थे उसने असमानताओं को अपने नजर से देखा और उस पर भी चर्चा किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी समाज में होने वाले भेदभाव और इसके खिलाफ लोगों के द्वारा किए गए संघर्ष से परिचित थे। जो संविधान लिखे जा रहे थे उसमें भी इसके बारे में चर्चा हो रहा था। उसमें देख रहे थे कि किसी हमारे समाज में भेदभाव है, अगर इस भेदभाव को बढ़ावा दिया जाए तो क्या होगा, हमारा देश फिर से टूट जाएगा। तो इन सभी के भी विचारों को संविधान में डाला जाए, इसके हक में फैसले लिए जाए, यह विचार आया। अतः हमारे संविधान में समाज में समानता लाने एवं भेदभाव को मिटाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। समानता लाने के लिए संविधान में क्या किया गया? अनेक प्रावधान किए गए। क्या-क्या देखिए, पहला एक है, भारत का हर नागरिक कानून की नजर में समान है। जब कानून की नजर में सभी नागरिकों को समान महत्व दिया जाने लगा तो कौन ऊंचा कौन नीचा? कुछ नहीं। चाहे वह कोई जाति हो, धर्म हो, चाहे वो महिला पुरुष कोई भी हो, आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत अपराध है, इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। छुआछूत भी जो है सो कानूनी रूप से कानून ला करके छुआछूत जैसे जो अपराध थे उसको समाप्त कर दिए गए। हमारे संविधान में डायरेक्ट लिख दिया गया कि हमारे देश के सभी नागरिक इस समान है। हम समानता की नजर से सभी को देखते हैं, सभी के लिए एक कानून है, ऐसा लिख दिया गया। दूसरा है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं, किसी राज्य में कोई धर्म नहीं है, सभी मिलजुल कर रहेंगे, धर्मनिरपेक्ष। राज्य की नजर में सारे धर्म समान है। यहाँ के लोगों को अपनी पसंद के धर्म को मानने की आजादी है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता हमारी एकता का एक महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्न धार्मिक उत्सवों में हम सभी इकट्ठा होते हैं एवं एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। सभी धर्म को एक नजर से देखने का भी हमारे संविधान में लिखा गया है। अगला है, सभी लोगों को अपनी पसंद का पेशा चुनने का अधिकार है। सभी लोग, अभी यही तो बात हो रहा था ना, कोई भी जाति के वाले कोई भी जाति के का जो काम है कर सकता है, सबको अपने अधिकार है, सिर्फ हुनर रहने चाहिए। सरकारी नौकरियों में सभी लोगों के लिए समान अवसर प्राप्त है, लेकिन संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि सरकार महिलाओं और पिछड़े हुए समुदायों के लिए विशेष कदम उठा सकती है। अब सरकारी नौकरी में भी सबका जो है सो क्या है, समान अवसर प्राप्त है, सभी एक नजर से देखा जाएगा। लेकिन जो बहुत पहले से जो समाज
बहुत नीचे चलता जा रहा है, नीचे तबके के लोग हैं, उसको ऊपर उठाने के लिए, महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए सरकार कदम उठा सकती है, कोई भी कदम। उसी में से एक है आरक्षण। एससी, एसटी, ओबीसी को तो महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाता है, ताकि जो उच्च जाति के लोग हैं उसके सम्मान यह जा सके। वर्तमान में निम्नलिखित वर्ग सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं। कौन कौन, किसको किसको पिछड़ा माना जाता है? महिलाएं एवं बच्चों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग, या फिर दिव्यांग, ये सभी को पिछड़ा माना जाता है। सरकार का यह कर्तव्य है कि कमजोर एवं पिछड़े लोगों को सामाजिक भेदभाव से न्याय दिलाए। जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है उससे न्याय दिलाने के लिए सरकार के ऊपर एक दायित्व दिया गया है। चौथा है, हम विभिन्न भाषाओं को सीखने एवं बोलने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी आदमी कोई भी भाषा बोल सकता है। कोई भी हिंदू उर्दू भी बोल सकता है, कोई मुस्लिम जो है संस्कृत बोल सकता है, कोई भी इंग्लिश, हिंदी, कोई भी भाषा बोल सकता है। लोगों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की भी आजादी है। लोग अपना विचार अभिव्यक्त कर सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, उसके मन में कुछ भी आ रहा है तो। अतः हर भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उसका आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें पूर्वाग्रहों एवं रूढ़िवादिता को खत्म करना चाहिए, ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे। इसके अलावा जो है सरकार या तो फिर हमारा देश हम लोगों से यह चाहता है कि समाज में समानता लाने के लिए जो पूर्वाग्रह है और जो रूढ़िवादिता है उसको खत्म किया जाए, ताकि समाज में जो है समानता लाया जा सके। ऐसा कौन कह रहा है? हमारे देश के लोग, यानी हम लोग अपेक्षा इस बात को करते हैं। अब कुछ है नीचे देखिए, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ ये है देताली, क्या बोला गया देखते हैं। सह्याद्री नगर सीमा और उसके भाई सुनील का घर है। यह बोल रहा है, अरे भाई पड़ोस में एक नया परिवार आया है। हम, हाँ मुझे पता है, विपुल मेरी ही क्लास में है। माँ मैं खेलने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा जल्दी आना। सीमा तू यहाँ क्या कर रही है? घर का कितना काम बाकी है। देखो लड़का खेलने जा रहा है, इसको इसकी मम्मी बोल दी कि जाओ खेलने, लेकिन लड़की से बोला जा रहा है कि तुम घर का काम बहुत सारा बचा है, काम करो। ठीक है, इसकी मम्मी बोल रही है। वहीं एक नया फैमिली है विपुल का घर, वहां पर क्या हो रहा है? विपुल क्या करता है? लड़की का भी जो काम है वह विपुल करता है। इसकी मम्मी भी इसको करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और लड़की जो है उसको भी खेलने जाने को अलाव है। यह इसमें लिखा गया है, इसी में इतना लिखा गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक जो है मैन यहाँ देखिए, यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हमारे देश में एक बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें दलित नेता के रूप में जाना जाता है। जाति आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ा था, बहुत पढ़े लिखे थे, इनके साथ भी जाति आधारित भेदभाव हुआ था। जब वे 9 वर्ष के थे तो एक दिन इन्हें अपने पिता से मिलने कोरेगांव, जो महाराष्ट्र में एक जगह है, जाना था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि कोरेगांव कैसे जाना है। 9 साल के ही थे, बच्चे थे। अतः वे एक स्टेशन पर अपने पिता या नौकर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं आया था। वहां का स्टेशन मास्टर उसकी मदद करना चाहता था। यह बच्चा छोटा था, अपने पिताजी से मिलने जाना चाह रहा था, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। लेकिन स्टेशन मास्टर उसका मदद करना चाहता था। लेकिन जब उसे भीमराव अंबेडकर की जाति का पता चला, कौन जाति के थे? तो यह महार जाति के थे। ठीक है, महार जाति के थे। उनके चेहरे पर घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। जो मास्टर साहब, स्टेशन मास्टर, इनका हेल्प करना जाना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही जाति का पता चला तुरंत उनके मन में हीन भावना उत्पन्न हो गई। वहां पर मौजूद अन्य लोगों को भी भीमराव की जाति का पता चल चुका था। कोई भी व्यक्ति उसकी मदद को तैयार नहीं था। इसी परिस्थिति में उन्हें बड़ा असहज महसूस भी हुआ। सब कोई अगर आपके अंदर हीन भावना से देख रहा है तो असहज महसूस होता ही है। ऐसा भीमराव अम्बेडकर जी के साथ भी हुआ था। एक यहाँ पर है, यह देखिए बनाया हुआ फिगर, मैं चल नहीं सकती, मुझे लोग अजीब नजरों से देखते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्या मैं अजीब दिखती हूँ? एक देखिए, एक विकलांग है, यह चल नहीं सकता है, तो सब लोग इसके तरफ अजीब नजर से देखता है, यही है, अपना विचार रख रहा है। अगला है देखिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन पापा कहते अंधे बच्चे पढ़ नहीं सकते, क्या मैं पढ़ नहीं पाऊंगी? अंधा है, यह पढ़ना चाहती है।
तो ब्रेल लिपि से तो पढ़ सकती है, लेकिन इसके पापा इसके मन में डाल दिया है कि तुम पढ़ नहीं सकती हो। अगला है, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं शरीर के साथ साथ दिमाग से भी कमजोर हूँ। अब देखिए शारीरिक रूप से खड़ा नहीं हो पाता है, तो खड़ा नहीं हो पाता, शरीर इसका कमजोर है भाई, क्या दिमाग भी कमजोर है क्या? तो यही अपने विचार इन तीनों ने रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपने अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझ लिया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर से हमसे जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनका भी हेल्प हो जाएगा। और चलिए ठीक है, धन्यवाद।